वेलकम बैक गाइस। तो नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द सेंटर ऑफ मास चैप्टर। ठीक है, तो लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और नेगेटिव मास का प्रिंसिपल, है ना। उसमें मैंने एक चीज पूछी थी ना कि पता करके बताना कि सेमी सर्कल का, एक सॉलिड सेमी सर्कल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है। 3r/4 होता है, 4r/3 होता है। ठीक है, तो कमेंट करके बताना था। ठीक है, जिसने नहीं किया वो बताओ, फिर पता चल जाएगा। वैसे तो यार सारा कुछ गूगल पे पता चल ही जाता है, लेकिन व्हेन यू सर्च, है ना, व्हेन यू यूज योर ब्रेन ना, तो उसमें आपको नेक्स्ट टाइम के लिए वो चीज़ याद हो जाती है। अगर मैं यही बता दूंगा ना तो फिर भूल जाओगे। ठीक है, तो जिसने नहीं किया तो अभी इस लेक्चर में करो कमेंट, क्या होता है। 3r/4 होता है, 4r/3 होता है, या क्या कुछ और होता है। ठीक है, हो सकता है हमने उस लेक्चर में गलत लिखा हो, 3r/4 लिखा हो, है ना। तो चेक करने है लेकिन ये चीज़। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि ये बोल रहा है सेंटर ऑफ मास के ऊपर एग्जांपल है। ये कह रहा है कि x2 पता करो इन टर्म्स ऑफ x1। एक चीज x2 पता करो इन टर्म्स ऑफ x1 सो दैट सेंटर ऑफ मास डज नॉट शिफ्ट, है ना। अब देखो x1 x2 क्या है। एक m1 की बॉडी यहाँ पड़ी है, एक m2 की बॉडी यहाँ पड़ी है ना। उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं, उन दोनों के बीच डिफरेंट डिस्टेंस है r। ठीक है, तो मैंने क्या किया, x1 m1 को इधर मूव करा दिया थोड़ा सा, है ना। या उसकी कुछ स्पीड थी, वो कुछ टाइम के बाद t=0 पे, t=0 पे यहाँ पे था, तो t=t1 पे यहाँ आ गया, है ना। लेकिन ये कह रहा है कि कंडीशन है कि उसका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं इसको इधर कितना मूव करूं। देखो, इसको इधर मूव किया तो सेंटर ऑफ मास, अब अगर एक बॉडी यहाँ हुई, एक बॉडी यहाँ हुई, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, कहीं यहाँ आ जाएगा ना। लेकिन ये कह रहा है सेंटर ऑफ मास को यहाँ नहीं आने देना, यहीं रखना है जहाँ पे पहले था, इनिशियली था। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इसको इधर कर दूं या फिर इसको इधर कर लूं। तो इसको इधर करना है और बताना है ये कितना इधर करना है। ठीक है, तो लिखो सेंटर ऑफ मास पहले क्या होगा। सेंटर ऑफ मास पहले होगा, यहां से लिखने लगता हूं इस पोजीशन से, m1 × 0 प्लस m2 × r। ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये होगा सेंटर ऑफ मास इनिशियली। अब फाइनली कहाँ पे होगा, एक बॉडी यहाँ है, एक बॉडी यहाँ है, तो लिखो यहीं से लिखूंगा ना, लिखूंगा तो अब यहीं से ना, एक कोऑर्डिनेट फिक्स कर लिया मैंने कोऑर्डिनेट। तो m1 × x1, और ये कहाँ पे आ गया, m1 × ये टोटल r था -x2, तो r -x2 डिवाइडेड m1। जब दोनों को सोल्व किया तो ये कैंसिल हो गया इससे, तो क्या, ये कैंसिल हो गया इससे, तो क्या बचा, m1 x1 - m2 x2 = 0, या फिर m1 × x1 = m2 × x2। अब ये देखो, ये वाली चीज ना मैंने शुरू पहले लेक्चर से ही बताता जा रहा हूँ। ठीक है, कि मैं जब सेंटर ऑफ मास निकालता ना दो बॉडीज का, तो मैं उसको जब निकालते टाइम सेंटर ऑफ मास, मैं उनके बीच के डिस्टेंस का एवरेज नहीं कर देता, उनका वेटेड एवरेज करता हूँ, है ना। और वेट किस चीज को देता हूँ, उनके मास को देता हूँ, कि जो जितना ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसके आसपास उतना ज्यादा मास कंसंट्रेटेड होगा, तो ना, तो उसके आसपास सेंटर ऑफ मास उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो यही है। अब मैंने x1 मूव किया तो वेटेड एवरेज कितना मूव किया, m1 x1, तो इसको कितना करना पड़ेगा यार, m2 x2। ऑब्वियसली वेटेड एवरेज मूव करना है ना, तो उसको उतने वेट से मूव करा दिया, कराया x2 और उतने एवरेज से। तो x2 क्या है मेरा, m1 x1, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो मैंने पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा था, सेंटर ऑफ मास जिसको बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लिखा था, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड, है ना। अब वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी होगी ना, अगर मान लो उसकी दोनों ऑब्जेक्ट्स की कुछ वेलोसिटी होगी, तो लिखेंगे इसको vcm = drcm डिवाइडेड बाई dt, है ना। तो इसको आप करेंगे तो ये आगे क्या हो जाएगा, m1 × dr1, ऐसे लिखेंगे ना इसको, m1 dr1/dt प्लस m2 dr2/dt डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये क्या हो जाएगा, v1, ये हो जाएगा v2, तो लिख दे यहाँ पे m1 v1। ऐसी एक्सेलरेशन लिख दूंगा, है ना। ये क्या होगा, dvcm/dt। तो जिसको डिफरेंशिएशन करेंगे आगे तो ये बन जाएगा, हो गया, है ना। अब एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी, अब एक पूरी बॉडी को एक मास में रख दिया, इस पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रही है,
तो इस पे भी तो वही एक्सटर्नल फोर्स लगेगी ना, इसीलिए तो करता हूँ सेंटर ऑफ मास की इसको एक पॉइंट मास की तरह रिप्लेस करके एनालाइज कर सकूं, एक बॉडी को सेंटर ऑफ मास कन्वर्ट करके उसको एनालाइज। इस पे एफ एक्सटर्नल लग रही है तो इस पे एफ एक्सटर्नल लगी, इसकी एक्सेलरेशन क्या है ए सी एम, तो क्या लिख दूंगा सीधा, तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू टोटल मास इनटू ए सी एम, हो गया। ऐसे इसका मोमेंटम क्या होगा, इसका टोटल मास इनटू इसकी वेलोसिटी, ले भी लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टोटल मास, ठीक है। तो ये चीजें बड़ी भाई क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट है फोर्स के ऊपर। अब जो फोर्स लग रही है सेंटर ऑफ मास पे वो क्या है, किसी बॉडी पे लग रही है वो क्या है, वो दो तरह से फोर्स को डिफाइन कर सकता हूँ, एक है इम्पल्सिव, एक है नॉन इम्पल्सिव। इम्पल्सिव का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता, शॉक। जो शॉक क्या होता है, एकदम से लगता है ना, तो इम्पल्सिव भी एकदम से लगती हैं। तो वो फोर्सेस दैट एक्ट फॉर स्मॉल टाइम बट विद हाई मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एक चीज ऐसे ऐसे इस तरह इस पेन को इस पे जोर से मार के ऐसे छोड़ा, ऐसे मैंने बहुत सारी फोर्स लगाई ना, तो ये इसमें छेद कर रहा है एक तरह से, ठीक है ना। लेकिन अब देखो ग्रेविटी फोर्स लग रही है इस पे, है ना, हर टाइम पे नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रही है, नॉर्मल सी, है ना। तो ये क्या है, नॉन इम्पल्सिव, है ना। अब जो इसको ऐसे एकदम से मार रहा हूँ, तो जो ये वाली फोर्स इस पे नॉर्मल फोर्स लगा रही है वो है इम्पल्सिव, बट जो मैं इस हैंड इस पे लगा रहा है वो है नॉन इम्पल्सिव। क्यों, वो झटके से नहीं लग रही ना, शॉक से नहीं लग रही एकदम से। तो बाकी जो फोर्सेज होती हैं उसको बोलते हैं नॉन इम्पल्सिव। अब ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज नॉन इम्पल्सिव, है ना। अब नॉर्मल फोर्स कैन बी इम्पल्सिव एंड नॉन इम्पल्सिव बोथ, दिख ही रहा है वो तो यार मुझे, है ना। अगर वो एकदम से लगेगी नॉर्मल फोर्स ऐसे तो वो है इम्पल्सिव, है ना। अगर ऐसे पड़ी है तो क्या है, नॉन इम्पल्सिव, ठीक है। चलो अब इम्पल्सिव फोर्स क्या करती है, एक इम्पल्स लगाती है, एक शॉक लगाती है, उसको किससे डिफाइन करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं इससे, चेंज इन मोमेंटम को बोलते हैं, है ना। चेंज इन मोमेंटम अब क्या होगा, एक उस पर्टिकुलर टाइम, विद इन दैट टाइम जिसमें वो फोर्स एप्लीकेशन उस फोर्स की हुई, विद इन दैट टाइम ड्यूरिंग विच फोर्स वाज अप्लाइड। कौन सी फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स ओनली, ठीक है, इम्पल्सिव फोर्स, है ना। अब हो नॉन इम्पल्सिव की सकती है यार, नॉन इम्पल्सिव की वजह से भी तो कुछ मोमेंटम चेंज होता है ना, जब ग्रेविटी फोर्स लग रही है एक फ्री फॉलिंग बॉडी पे, ऐसे ग्रेविटी फोर्स लगती रहती है, उसका भी तो मोमेंटम चेंज होता है ना, उसकी वजह से भी इम्पल्स होगी। लेकिन यार वहां पे इम्पल्स कहने का कुछ मतलब नहीं रह जाता, ठीक है, वहां पे चेंज इन मोमेंटम कह दो उसको सिंपली, ठीक है। तो इम्पल्स होती है एक इम्पल्सिव फोर्स की वजह से ज्यादातर, ठीक है। तो देखो अब एफ क्या होता है, डीपी बाई डी टी होता है ना, तो डीपी क्या होगा, एफ डॉट डी टी होता है ना, यही हो गया ना। ये चीज मैंने यहाँ लिखी है, T1 से T2 जिस ड्यूरेशन के टाइम इम्पल्सिव फोर्स लगी, है ना। तो ये क्या हुआ, अब इसको अब मैं अगर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ में देखूं कि फोर्स ऐसे वेरी कर रही है ना, तो इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में ये चीज क्या हुई, एफ डॉट डी टी, एफ डॉट डी टी, तो क्या हुआ, एरिया अंडर द कर्व हुआ ना। तो यही तो है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, यही है इम्पल्स, ठीक है, यही है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब एग्जांपल देखो इम्पल्सिव फोर्सेस की, अभी मैंने बताई तुम्हें क्या क्या होते हैं एग्जांपल्स, जैसे कि ग्रेविटेशन, देखो कोई ऑब्जेक्ट था, ये ऐसे ऐसे आके गिरा नीचे, है ना, फ्री फॉलिंग बॉडी छोड़ी यहाँ पे, तो इस पे हर टाइम फोर्स तो लगती रहेगी, mg फोर्स, गिरने के पहले भी और बैक बाउंड रिबाउंड होने के बाद भी वो तो लगती रहेगी ना। तो ये है नॉन इम्पल्सिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। बट जब यहाँ पे आके टकराया तो एक नॉर्मल फोर्स लगी ना, बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड के लिए, dt टाइम पीरियड के लिए, वो है नॉन इम्पल्सिव, इसलिए शॉक फोर्स लगी एकदम से, ठीक है। अब देखो इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक स्ट्रिंग से मास लटक रहा था, है ना, मैंने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट फेंका, वो एकदम आके ठा यहाँ पे बजा ना, तो नॉर्मल फोर्स जो यहाँ पे लगी एकदम से ठा इम्पल्सिव, उसकी वजह से टेंशन एकदम इंक्रीज की उस मोमेंट में, एकदम से इंक्रीज की ना, फिर नॉर्मल हो गई, तो टेंशन भी इम्पल्सिव होगी उस टाइम पे। लेकिन जो इस पे ग्रेविटेशन फोर्स हर टाइम लग रही है वो है नॉन इम्पल्सिव,
वो तो तब भी उतनी लगी ना, उस टाइम के ड्यूरेशन में भी कोई चेंज नहीं हुई ना एकदम से। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल देखो, एक ऐसी स्ट्रिंग है, अब मास मैंने यहाँ से नहीं फेंका, यहाँ से फेंका। ठीक है, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स भी लग रही है mg, वो तो हमेशा ही नॉन इम्पल्सिव है ना, वो तो लगी रही है यार, वो चेंज थोड़ा हो रही है इम्पैक्ट होने से। लेकिन जब यहाँ से एकदम ये मास टकराएगा इससे, तो एक नॉर्मल फोर्स लगाए ना इस पे, तो वो क्या होगी, वो इम्पल्सिव होगी ना, एकदम से जोर से लग गई, ठा करके लग गई। ठीक है, लेकिन अब देखो ये क्या हो गया, तो उस टाइम पे ये स्ट्रिंग स्लैक कर गई ना, स्लैक होगी ना, कोई जोर से एकदम फोर्स ज्यादा तो नहीं लगी, एकदम झटका तो नहीं लगा उसको, नॉर्मली स्लैक कर गई। ठीक है, टेंशन जीरो जरूर होगी लेकिन स्लैक की, है ना, एकदम से हाई मैग्नीट्यूड फोर्स थोड़ा लगी, जो पहले थोड़ी बहुत लग रही थी वो भी स्लैक कर गई। ठीक है, तो ये भी नॉन इम्पल्सिव, बट यहाँ पे नॉर्मल फोर्स इम्पल्सिव। अब देखो यहाँ पे टेंशन इम्पल्सिव थी, अब यहाँ नॉन इम्पल्सिव है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं ऑब्जर्व करने वाली डे टू डे लाइफ में, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।